नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी उत्तर प्रदेश की और बात होगी ब्राह्मणों की। जी हां, हाथी नहीं गणेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये आज से 19 साल पहले का नारा था। किसने दिया ये नारा? ये नारा दिया बहुजन समाज की पैरवी करने वाली, उस बिना पर राजनीतिक अस्तित्व धारण करने वाली बहुजन समाज पार्टी का, मायावती का। आज मायावती का 70वां जन्मदिन था। तो आज के दिन बहन मायावती ने ब्राह्मण समाज की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे 2007 में किया था वो सोशल इंजीनियरिंग। और 16 साल बाद, 2007 की बात कर रहा हूं, 2007 में 16 साल बाद कोई भी पार्टी अपने दम पर बहुमत लेने में पहली बार कामयाब हुई थी, और वो पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी। मायावती मुख्यमंत्री बनी, सोशल इंजीनियरिंग कर पाई। दलित वोट बैंक था, पिछड़े, साथ में मुसलमान, और छौंक लग गया ब्राह्मण वोट का। अब वो कह रही हैं कि हमने तो हमेशा ब्राह्मणों को उनका सही प्रतिनिधित्व दिया है, उनका मान सम्मान किया है। तो क्या वो बीजेपी पर निशाना साध रही थी? बीजेपी में अंदर खाने आजकल नाराजगी की खबरें आम हैं, सत्ता के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में, कि ब्राह्मण समाज नाराज है। वो जुटे भी थे। पिछले महीने लगभग 50 एमएलए और एमएलसी और अपने एक बड़े चेहरे को सामने रखने की बात, हिस्सेदारी सत्ता में पूरी नहीं मिल पा रही है। नाराजगी का इजहार कई बार हुआ, और योगी सरकार पर ठाकुर राज या राजपूत राज होने का तमगा भी लगातार चस्पा करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष भी आरोप लगाता है, और अंदर खाने भी आवाज उठने लगी है बीजेपी में। और जब ब्राह्मणों का जुटान हुआ तो नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा इस तरह की राजनीति हम नहीं करते, ये जातियों के आधार पर, वर्ग के आधार पर अपनी बात रखने का तरीका ठीक नहीं है। तब सवाल ये भी उठे कि भाई, राजपूत जो एमएलए एमएलसी हैं उनकी भी बैठक हुई थी पिछले साल मध्य में, तब तो ऐसे आंखें नहीं तरेरी गई थी। तो ये खेल क्या हो रहा है? और 10% के करीब ब्राह्मण वोट बैंक है, लेकिन अवध और पूर्वांचल में कई जिलों में यह निर्णायक भूमिका में है। 60 सीटें तो ऐसी हैं 403 में से, जहां वो तय कर सकते हैं ब्राह्मण कि जीतेगा कौन, और 115 सीटों पर उनका अच्छा खासा दखल है। और पींगे बढ़ाने की कोशिश अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। उनके चाचा शिवपाल यादव ने कहा, जब ये मिलान हो रहा था ब्राह्मणों का, कि यार आपको अगर मान सम्मान में दिक्कत आ रही है, अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। पर ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ब्राह्मणों की पूछ नहीं हो रही। 46 अगर एमएलए हैं तो 7 मंत्री भी हैं। तो ये खेल क्या हो रहा है? ओपिनियन मेकर्स बहुत बड़े होते हैं। ब्राह्मण समाज 10% ही सही, लेकिन सत्ता किसकी बनेगी ये तय करने में निर्णायक भूमिका भी निभाते आए हैं, अगर हम खास उत्तर प्रदेश की बात करें। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, क्योंकि आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बारे में एक कहावत, एक बात बहुत मशहूर है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। और अगले साल यानी कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम राज्य पूरे देश का, और इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं। 2029 के लोकसभा चुनाव का तो मुद्दे तो बहुत से अभी से उछलने लगे हैं, लेकिन इन सब में क्या ब्राह्मण वोट बैंक
एक अहम धुरी बनता जा रहा है क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव का? और यह मैं क्यों कह रहा हूं? एक नारा गूंजा था उत्तर प्रदेश में 19 साल पहले, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा। ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा। यह मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग जो की थी, एक आउटरीच, ब्राह्मणों को भी साथ साधने की एक सफल कोशिश, एक सफल एक्सपेरिमेंट करने में मायावती कामयाब हो गई थी, सत्ता पर काबिज हुई और दिल्ली तक जाने की बात होने लगी थी। वो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये उसी राजनीतिक विचारधारा के विस्तार का परिणाम था। अब आज 70वां जन्मदिन था बहन मायावती का, तो उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया कि ब्राह्मण समाज को किसी बाटी चोखा की जरूरत नहीं है, हमने तो हमेशा उचित भागीदारी दी। आप बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष, तमाम अपने विरोधियों के नाम गिनवा दिए मायावती ने। इन पर भरोसा ना करें, ये बीजेपी और समाजवादी वाले तो आपको टूल किट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ब्राह्मण समाज को ये कहती हुई नजर आई, और आपकी सुरक्षा का हम पूरा ख्याल रखेंगे, मान सम्मान का भी। सुनिए क्या बोली मायावती। हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो मायावती 2007 को दोहराना चाह रही हैं क्या? और 2007 में क्या हुआ था? ब्राह्मण समाज 17%, कोई बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा नहीं था, पर छौंक कितना जबरदस्त, 17% ब्राह्मण वो आ गए मायावती के साथ, और वो अपने दम पर बहुमत हासिल करने में कामयाब हो गई। ये 16 साल बाद हो रहा था, 2007 में। 1991 के बाद पहली बार कोई अपने दम पर बहुमत लेने में कामयाब हो रहा था। सिर्फ 17% ब्राह्मण आ गए साथ, एक छौंक ऐसा डला। और तब बीजेपी के पास 39% ब्राह्मण वोट था 2007 में। लेकिन यह तस्वीर कैसे बदली है? 2022 के चुनाव में बीजेपी के पास 89% ब्राह्मण आ गया। 89। 2017 में भी 83% था, और समाजवादी पार्टी के पास 6 और 7%। बीएसपी के पास ना के बराबर रह गया। तो अब इन्हीं को साधने की कोशिश हो रही है, और नाराजगी की जो थोड़ी बू आ रही है उसका फायदा उठाने की कोशिश है क्या? सीधा पलटवार किया है पंकज चौधरी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के। वो क्या कह रहे हैं? हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सुनिए। अब बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। अब बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। तो हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अब वो ये दावा कैसे ठोक रहे हैं, इसके पीछे भी एक वजह है। 46 विधायक हैं यूपी बीजेपी में ब्राह्मण, 7 मंत्री हैं, 1 उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, 2 उपाध्यक्ष हैं, 19 जिला अध्यक्ष हैं। पर इसमें एक बड़ा पर लग जाता है। पर क्या 23 दिसंबर को बीजेपी के जो ब्राह्मण विधायक थे और एमएलसी, इनकी बैठक हुई बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पर। शाम को 7 बजे से रात 12 बजे तक यह बैठक चली। पार्टी की सोच और कार्यशैली के खिलाफ एक नाराजगी थी,
उस पर सवाल उठ रहे थे। ब्राह्मण समाज का एक बड़ा चेहरा बनाने पर विचार हुआ। संख्या के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी की पूरी हिस्सेदारी नहीं मिल रही, जुबानी जमा खर्च हो रहा है। ब्राह्मणों को उनकी मौत पर आर्थिक फंड दिए जाएं। बहुत बार हो चुका है, मैं उस तफसील में नहीं जा रहा हूं। बीजेपी के ही विधायक ब्राह्मणों के खिलाफ नकारात्मक रुख और रवैये के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। अब इस बैठक के बाद पंकज चौधरी ने क्या कहा था कि यह हमारी कार्यशैली के खिलाफ है, ऐसी गतिविधि पार्टी की सोच और कार्यशैली के खिलाफ। 26 तारीख का ही यह बयान। तो तब समाजवादी पार्टी ने मोर्चा संभाला, सवाल उठाए कि जब राजपूत बैठक करते हैं, ये सवाल, ये हिदायत, ये नसीहत तो नहीं दी जाती। 11 अगस्त को ठाकुर विधायकों की मीटिंग हुई थी, यहां भी 40 से ज्यादा विधायक और एमएलसी शामिल हुए। कुंदरकी के बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने यह बैठक कराई थी, एक होटल में हुई थी, नामचीन होटल लखनऊ के, अवध क्लार्क। तब सवाल नहीं उठाए। और उसी दिन 26 तारीख को शिवपाल सिंह यादव, बड़े चेहरा हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आ जाइए हमारे पास। तो अपने दरवाजे खोल दिए थे समाजवादी पार्टी ने भी। तो यही खेल हो रहा है क्या? ये 10% वोट बैंक जो है, इसमें भी थोड़ा हमें वर्गीकरण करने की जरूरत है। ब्राह्मणों की राजनीतिक अहमियत समझने के लिए उत्तर प्रदेश में 60 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं 12 जिलों की, जहां पर 15% से ज्यादा आबादी है ब्राह्मणों की, और 10% से ज्यादा आबादी वाले 110 विधानसभा सीटें हैं। और 15% से ज्यादा जहां ब्राह्मणों की आबादी है, उसमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज है। और ये इलाका कौन सा है? अवध और पूर्वांचल, जहां पर झटका खाया था लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने। 62 से 33 पर सिमट गई थी, 29 सीटों का नुकसान। तो उसी का फायदा उठाने के लिए मायावती ने यह कार्ड खेला है, या मायावती बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है? ब्राह्मणों की नाराजगी विपक्षी खेमे समाजवादी या कांग्रेस के खाते में ना जाए, उन्होंने ब्राह्मण कार्ड भी खेल दिया है क्या? राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये खेल भी लगातार होता है। तो ये खेल क्या हो रहा है, इसको आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सत्ता की दरकार, जागा मायावती का ब्राह्मण प्यार और बीजेपी से ब्राह्मण नाराज, नए समीकरणों का आगाज। अब नए समीकरण बन रहे हैं क्या? कैटलिस्ट बन रहा है क्या ब्राह्मण समाज? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय हैं, एनडीए के अहम घटक हैं, आरएलडी, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम मिश्रा मेरे साथ हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने लेखक भी हैं, फिल्मी लेखन भी करते हैं और उपन्यास भी लिखते हैं, मनोज राजन त्रिपाठी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ हैं, और समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रोफेसर सतीश प्रकाश मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो प्रोफेसर साहब, अरे 19 साल बाद जागा प्यार, या 14 साल बाद कह दूं, 2012 के बाद जागा प्यार, यकायक क्या हुआ ये? नहीं संदीप जी, ऐसा नहीं है।
बहुजन समाज पार्टी हमेशा सभी वर्गों के लिए कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के उनको हमेशा केंद्र में रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज हमेशा उसके केंद्र में रहा है। अगर आप 80 के दशक तक देखेंगे, देश की आजादी के बाद बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस को वोट दिया तो इसी बहुजन समाज के लोगों ने बाकायदा उत्तर प्रदेश को 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। लेकिन हालात चेंज होते हैं। आज ये सच्चाई है, जिस उम्मीद के साथ, क्योंकि ब्राह्मण मतदाता बड़ा समझदार पढ़ा लिखा मतदाता होता है, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं इतना 2012 के बाद तो एक चुप्पी सी साध ली थी आपने। अब वो सतीश चंद्र मिश्रा भी कहां आजकल आपके मुख्य रणनीतिकार थे बहुत सालों तक, अब वो दिखते भी नहीं है। नहीं संदीप जी, ऐसा नहीं है। अच्छा, सतीश चंद्र मिश्रा जी बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। तमाम हर कार्यक्रम में वो हमेशा उनकी उपस्थिति मजबूत तरीके से रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहां एक सवाल जरूर है संदीप जी कि आज उत्तर प्रदेश का वही ब्राह्मण समाज जिसने एक उम्मीद के साथ बीजेपी की सरकार बनाई, आज अपने आप को उपस्थित और कहीं ना कहीं पीड़ित महसूस कर रहा है। आप देखेंगे ए.के. मिश्रा जो है बाकायदा उत्तर प्रदेश के जो है ऊर्जा मंत्री हैं, इतना होने के बावजूद भी अपने विभाग में अपना स्थान बनाने के लिए वो स्थान उनको नहीं मिल पा रहा, उनकी कोई नहीं मान रहा। सार्वजनिक जगहों पे तमाम ए.के. शर्मा की बात कर रहे हैं ना बहुत बार आप ए.के. शर्मा की बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, वो ब्राह्मण नहीं है, वो भूमिहार हैं जी। शर्मा है उनका टाइटल, पर वो भूमिहार हैं। नहीं देखिए जी सर, देखिए भूमिहार और ब्राह्मण में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। अच्छा, ज्यादा अंतर नहीं। आपका वीडियो फ्रीज हो रखा है, मैं वीडियो ठीक कराता हूं आपका। लेकिन प्रोफेसर सौरभ मालवीय, क्या नाराजगी पहले दरवाजे खोल रही थी समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के लिए, अब मायावती भी मैदान में कूद गई है, ये ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं क्या? देखिए संदीप जी, इस देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद से देश की मुख्य धारा विकास को किनारे करके जाति पात पंथ में ये सदैव कुत्सित राजनीति के चलते लंबे समय तक देश और प्रदेश को इन लोगों ने लगातार छल किया। ऐसे में देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा सूर्योदय हुआ, और वह सूर्योदय था 2014 में। वह था न जाति न पात न पंथ, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज था, वो है विकासवाद, विकास। और उस विकास के सूर्योदय के बाद कैसी बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब? मतलब कि मैं तो पिछड़ी जाति से आता हूं संदीप जी, हम तो चाय बेचते। अरे आप सुनिए ना, ऐसे थोड़ा, मतलब आप सफेद झूठ बोलेंगे और मैं यहां पर सुनता रहूंगा बैठा हुआ कि नहीं सिर्फ विकासवाद पर। आपने तो बताया ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया ही नहीं मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। आपने कभी ये बताया ही नहीं 29 मंत्री हमने पिछड़ी जाति से बना दिए। आपने कभी बताया ही नहीं कि मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं वो दलित समाज से आती हैं। कैसी बात कर रहे हो आप? वे शुद्ध जाति की राजनीति करते आए हैं लगातार, और आप कह रहे हैं हम जाति की राजनीति नहीं करते। नहीं संदीप जी, उसी पर मैं आ रहा हूं। अरे सुनिए तो, धैर्य तो रखिए, बात तो पूरी हो जाने दीजिए। संदीप जी, लगातार जनता के साथ छल करने वाले, जात के आधार पर बांटने वाले, धर्म के आधार पर बांटने वाले इन लोगों के ऊपर ऐसा तमाचा जनता ने दी 2014 में। उसके बाद 2019 में, 2017, 2022, प्रोफेसर साहब आप देखिए कौन करता है बात बात पर हिंदू मुसलमान? आप कह रहे धर्म की राजनीति कौन करता है? देखिए संदीप जी, जिनको वोट बैंक लेना है वो करते हैं, विकास की बात नहीं करते, वोट की बात नहीं करते। अच्छा, आपको वोट बैंक नहीं लेना, आप हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करते, आप 80-20 की बात ही नहीं करते, करनी है हमें। आप मंगलसूत्र उठा ले जाएंगे, चुरा ले जाएंगे, आप बात ही नहीं करते। आम जन के सपनों को साकार करना है। संदीप जी, राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करना ही भारतीय जनता पार्टी का मूल लक्ष्य, मूल उद्देश्य है।
पर वो इसके लिए सेवा और इसमें न सत्ता की ब्राह्मण है, मेवा न क्षत्रिय है, न ना छोटा है, मिलने न से बड़ा है। ब्राह्मण भाई सबका साथ सबका ये विकास ये है। मेरी कोरी सबका साथ सबका विकास है संदीप जी, सबका और साथ इसे सबका विकास है। तो पीएन पाठक के आवास पर 23 दिसंबर को आपके लगभग 50 एमएलए एमएलसी क्यों बैठते हैं? और उसके बाद पंकज चौधरी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाँ, वो ये कहते बात हैं ऐसी बिल्कुल। गतिविधि पार्टी की सोच और कार्यशैली के खिलाफ है। हाँ संदीप जी जरा से इसको सुन लीजिएगा, इसको हाँ, सुन लीजिएगा। हाँ। पीएन पाठक का बकायदे बयान आ चुका है। पीएन पाठक ने बैठक नहीं की थी, सहभोज था वह। अच्छा, और यह और सहभोज पर आपत्ति आम हो गई बात पंकज होती चौधरी है को कि भाई बैठना नहीं, कोई आपत्ति नहीं हुई। अरे बात उन्होंने जो कहा ये बात- हमारी सोच और बात जो कार्यशैली के नरेटिव खिलाफ दुश्मनों है, ने, आगे से ऐसा मत विरोधियों करना। ने- हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमेशा कहना चाहिए, तो अच्छी बात है। अच्छा। लेकिन ये बताइए कि जो केवल जात की बात करने वाले शिवपाल जी की पहचान क्या है भाई? परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही परिवार है। ऐसे लोगों के लिए सामने तो बताना पड़ेगा ना कि भाई तुम भ्रम में मत रहो। ये शत्रु, ये देश के लोग ऐसे हैं जो जात के आधार पर अपनी राजनीति को विरासत में लेकर चलने वाले लोग हैं। ये सेवा के लिए नहीं आए हैं, इसलिए बात बतानी पड़ती है। तो मतलब ये ठाकुर राज चल रहा है, राजपूत राज चल रहा है, ब्राह्मणों में असहजता है इस बात को लेकर। योगी राज पर जो ये तमगा लगातार चस्पा करने की कोशिश हो रही है और चस्पा हो भी रहा है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। देखिए संदीप जी, एक ही चीज चस्पा है, एक ही बात है और एक ही सत्यता है। वह है उत्तर प्रदेश में विकास है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में सबकी रक्षा है, सुरक्षा है, सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र है, सबके लिए रोजगार है, सबके लिए काम है और सब निश्चित विषयांतर हो जाएगा, व्यस्त है, मस्त है। यही उत्तर प्रदेश थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, कितना विकास और अपराध मुक्त, वो फिर मैं सारी डिटेलिंग वो डालने लगूंगा। मुद्दा कुछ और हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए संदीप जी, 2000 संदीप जी एक बात देख लीजिए, 2017-2022 उत्तर प्रदेश की मुहर देख लीजिए, जनता का आशीर्वाद देख लीजिए। अब इनको बेचैनी है, कांग्रेस यहां वेंटिलेटर पर है ही नहीं, और सपा बसपा की स्थिति आपको पता ही है, ये अंतिम दौर में आ चुके हैं। तो इनके पास है क्या कहने के लिए भाई? आएंगे तो इधर ही ना। इसलिए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ है, जहां रात बोलिए ना, बोलिए संदीप जी। हाँ बोलिए, मैं तो सुन रहा हूं। जहां रात को शाम सूर्योदय होते समय लोग घर के बाहर नहीं निकल पाते थे, लालटेन लेके बैठते थे बच्चे परीक्षा में। उन्नाव की कभी बहादुर बिजली की रोशनी में पढ़ाई लड़की, नहीं करते थे। वो जिसका आज गैंगरेप किया गया, पिता को 24 उठाकर घंटे पुलिस हर घर को कस्टडी नल है, जल है, में सड़क मरवा है, दिया बच्चा है, गया, बच्चा है। या वो उत्तर कुलदीप प्रदेश की सेंगर पहचान शायद है, आप ही या का जाति विधायक में था। पंथ है, या अब सिर्फ देखिए, विकासवाद अब है। शायद फोन कट गया है कि अब आवाज नहीं आएगी। वो बहादुर लड़की, हाँ वो रात को ही निकली थी, विधायक के पास गई थी गुहार लगाने के लिए, वहीं गैंगरेप कर दिया गया। ये तो सारी दुनिया ने देखा है। मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूं, वरना विषयांतर हो जाएगी चर्चा। नहीं संदीप जी, मैं समझ रहा हूं कि ये संकट है विरोधियों के पास, अन्य दलों के पास कुछ चीजें गढ़ते हैं, बनाते हैं। आप सवाल अच्छा, ये गढ़ा गया है, भी चाहिए, अदालत में गढ़ा गया है। प्रदेश की स्थिति में अच्छा, ये गढ़ा गया है, पब्लिक सर्वेंट नहीं था कुलदीप सेंगर, सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसले पर स्टे भी आ गया। ये भी सारी बातें क्या विपक्षी गढ़ रहा है? राजकुमार भाटी, पर ये आपकी सत्ता की ख्वाहिश है कि ब्राह्मणों को किसी तरह से साधना है, तो दरवाजे खोल रहे हैं। जाति की राजनीति आप करते हैं और फिर आरोप बीजेपी पर लगाते हैं कि वो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर रही। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में और किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता में सत्ता की ख्वाहिश होना तो स्वाभाविक है। राजनीतिक पार्टी बनती इसलिए है कि हम जनता की सेवा करके जनता का विश्वास अर्जित करेंगे और सरकार बनाएंगे, तो ये तो कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है। जहाँ तक दरवाजे खोलने की बात है, बहन जी अब दरवाजे खोल रहे होंगे,
समाजवादी पार्टी के दरवाजे तो सदैव खुले हुए हैं और हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर समाज के लिए खुले हुए हैं। जहां तक ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात है, बहन जी ने कहा कि सम्मान देंगे। समाजवादी पार्टी ने तो पहले से ही दे रखा है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा पद समाजवादी पार्टी के पास है, नेता विरोधी दल का, वो एक ब्राह्मण के पास ही है। माता प्रसाद पांडे जी हमारे नेता विरोधी दल हैं विधानसभा में। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा टिकट भी दिए हैं, भागीदारी भी दी है, सम्मान भी दिया है। लेकिन जहां तक ये निर्णय करने का सवाल है, अगर ब्राह्मण समाज में भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से कोई नाराजगी है और वो इस पार्टी के खिलाफ जाना चाहते हैं, इसे बदलना चाहते हैं सरकार को, तो वो ये इतने समझदार तो हैं ही कि वो ये निर्णय लेंगे कि जो मुकाबले में है उसकी मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होना है। ये 2024 का लोकसभा तो चुनाव ऐसे में और 2022 का मायावती विधानसभा की चुनाव अब आप राजनीतिक मुद्दे पर आ गए, असल राजनीतिक मुद्दे पर। यकायक कितनी सक्रिय है, कैसे होती दिखी? और राजनीतिक विषय ही है ये सारा ही। हाँ, 2007 के फॉर्मूले को दोहराने की क्यों कोशिश कर रही है मायावती? उनकी राजनीतिक जमीन तो खिसकती जा रही है लगातार। देखिए, इस पैतरे के मायने क्या हैं? मैं वही तो कह रहा हूं संदीप जी, बहुत मैं तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट कह रहा हूं। 2007 में बहन जी मुकाबले में थी, ब्राह्मण समाज ने निर्णय लिया कि बहन जी के साथ जाते हैं, उनकी सरकार बनने की संभावना थी। 2027 में कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। चुनाव सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होना है। तीसरी पार्टी के किसी के बारे में सोचना केवल वोट खराब करना है। जिन्हें बीजेपी से प्रेम है वो बीजेपी को वोट दें, जिन्हें बीजेपी हटानी है, बीजेपी की सरकार बदलनी है, उन सबको समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहिए। और अब समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का फॉर्मूला दिया है, वो पीडीए के फॉर्मूले पे बहुसंख्यक समाज समाजवादी पार्टी के साथ इकट्ठा हो रहा है और बहुत भारी संख्या में दलित समाज, ओबीसी समाज, अल्पसंख्यक समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। और अपर कास्ट में, जिन्हें जनरल कास्ट में जो पीड़ित, दुखी और अपमानित हैं, वो भी पीडीए हैं। जो पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हैं, तो जो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, पीड़ित महसूस कर रहे हैं, उन सबका स्वागत है। सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, सबको तो मतलब ब्राह्मण अब आप पीडीए की मतलब पीडीए को कितना बड़ा करेंगे? पीडीए में क्या क्या जोड़ेंगे? पी फॉर पिछड़ा भी है, पी फॉर पंडित भी है, ये तो सवाल पहले से ही पूछ रही है। अब ए फॉर अल्पसंख्यक है, ए फॉर अपमानित भी बता दिया आपने, ए फॉर अनुसूचित जाति भी बता दिया, और ए फॉर अपमानित। अरे कंफ्यूज ही आ जाएंगे। 95% पीडीए में आता है। ए का एक ही मतलब बताओ ना, डी का एक ही मतलब बताओ, पी का एक ही मतलब बताओ राजकुमार पार्टी। ना 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 ना, हम तो कई मतलब सबसे संबंध रखते हैं। सबका स्वागत है, सबका सम्मान है, सबकी भागीदारी। समाजवाद का मतलब ही ये है। समाजवाद किसी से नफरत नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी नफरत की और भेदभाव की राजनीति करती है। कुछ जातियों से नफरत करती है, कुछ धर्म के लोगों से नफरत करती है। समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है, सबकी पार्टी है, सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जो भी पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ आएँ, पीडीए के साथ आएँ, श्री अखिलेश यादव जी के साथ आएँ और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, जो 27 में बनेगी ही बनेगी। चलिए सतीश प्रकाश, ये लगातार जो जनाधार घटता जा रहा है, 2007 में चलिए आपने सरकार बनाई थी, पर उसके बाद तो इट्स ऑल डाउनहिल। और अब तो आलम यह है कि 403 की विधानसभा में आप एक ही सीट जीत पाए थे, बहुजन समाज पार्टी। 13% आपका वोट बैंक रह गया, जो 20 से ऊपर चला गया था एक वक्त पर। तो ये डूबते को तिनके के सहारे के तौर पर आप देख रहे हैं कि भाई ब्राह्मण यहाँ के थोड़ा सा सहारा दे दे हमें। नहीं, देखिए संदीप जी, से ब्राह्मण समाज की बात नहीं है, तमाम वर्गों की अपील है। देखिए, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को लेकर के तमाम संचार के जो माध्यम है, जो उसकी अपनी बातें हैं, उसकी आवाज है, वो नहीं लोगों तक पहुंच पाती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तथाकथित लोग हैं, जो आराम से बातें करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आराम से कह देंगे कि बहुजन समाज पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है। वो तो कहा जा रहा है। पार्टी के लोगों से सवाल पूछता हूं ना, इसमें कोई आपको शक लगता है
जिस तरह की रणनीति आपकी दिखती है, जिस तरह से आप कैंडिडेट्स का चुनाव करते हैं, जो आप मुद्दे बना रहे हैं, आप बीजेपी की बी टीम तो दिखाई देते हैं कि भाई कहीं ना कहीं कोई वो तलवार लटकी हुई है ईडी और सीबीआई की रेड की, और उसके चलते आक्रामक अंदाज में दिखाई नहीं देती मायावती। नहीं, देखो संदीप जी, एक बात आप मान के चले, देखिए अब यहां पर जब असल सवाल आया तो कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ गई। लेकिन मनोज राजन त्रिपाठी, थोड़ा मैं बाकी राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं, मायावती का यकायक ये सक्रिय होना और ब्राह्मणों को आउटरीच करना, ये ब्राह्मण कार्ड खेलना, इसके मायने क्या है? अब क्यों जरूरत आन पड़ी? अगर आप गौर करें तो लोकसभा चुनाव के बाद और पिछले करीबन 6-7 महीनों से मायावती अचानक तेजी से उभर कर फिर सामने आई है। उन्होंने लखनऊ में एक बड़ी रैली भी की है और उन्होंने तमाम सारी बैठकें की, तमाम कोऑर्डिनेटर्स की बैठक की। उसमें लगातार अचानक मायावती का सक्रिय होना यह साफ तौर पर साबित करता है कि बीजेपी आला कमान, मतलब दिल्ली से, उनको सक्रिय किया गया है। और बड़ी सीधी सी बात है कि 2007 में मायावती ने एक भाषण दिया था जिसमें कहा था कि वो सरकार में आते ही मुलायम सिंह को जेल भेजेगी। उस वक्त तक निठारी हो चुका था, मेरठ का कविता कांड हो चुका था और इलाहाबाद में मदरसा कांड हो चुका था। और उस समय अमिताभ बच्चन एक स्लोगन देते थे कि उत्तर प्रदेश में है दम क्योंकि जुर्म यहां है कम। इसको लेके जनता की नाराजगी थी और मायावती ने जो जेल वाला बयान दिया उससे थंपिंग मेजॉरिटी हुई। सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण और दलितों को मिलाने में जो केमिकल और मेटल का प्रयोग किया वो सफल साबित हुआ। अब मायावती फिर एक बार सक्रिय इसलिए हो रही है कि अगर हमसे कोई वर्ग नाराज है और खासकर ब्राह्मण, तो ब्राह्मण की एक सिंपैथी जरूर जाती है। उनको दिखाई देता है कि तमाम मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, डीएम, एसएसपी जो मायावती के टाइम में थे उनमें ब्राह्मणों को बाकायदा एक हिस्सेदारी दी गई थी। उस चीज को लेकर मायावती फिर सक्रिय हो रही है क्योंकि पार्टी से ब्राह्मण संभल नहीं रहा। पार्टी से जो मैंने शुरू में कहा, ये बीजेपी की ही बी टीम की तरह काम कर रही है क्या? ये बीजेपी को जो नुकसान, जो संभावित आशंकित नुकसान है, उसकी भरपाई के लिए ब्राह्मण कार्ड खेल रही है मायावती, आप ये कह रहे हैं? थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। जिस तरीके से गत हुई है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, जो 62 से संभवतः 33 के आसपास चली गई सीटें, उसके बाद ये बात समझ में आती है कि पिछड़े और दलितों की पॉलिटिक्स को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसमें अचानक तराजू पर मेढक तोलने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, एक को मनाओ 7वां कूद जाता है, 7वें को लाओ तो 11वां निकल जाता है। इन सबको एक करने के लिए लगा था। और ये पार्टी जो बैठक हुई थी पीएन पाठक के यहाँ, वो केवल इसीलिए हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पर पंकज चौधरी ने जो फटकार लगाई कि सोच और विचार के खिलाफ है। भाई, अगस्त में जब ठाकुर मिले थे, जब राजपूत विधायक मिले थे, तब कोई इस तरह की फटकार नहीं लगाई गई थी, कोई नसीहत नहीं दी गई थी। देखिए, जो 5 सितारा होटल में जो ठाकुरों की बैठक हुई थी, उसका मुद्दा था वीके सिंह को टिकट न देना और योगी आदित्यनाथ पर लगातार घेरना और दबाव बनाना। सिर्फ ठाकुरों की बैठक नहीं हुई थी, अयोध्या में कुर्मियों की बैठक हुई थी जिसमें स्वतंत्र देव सिंह और अनुप्रिया पटेल शामिल थे। लखनऊ का एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है जिसमें एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में लोधों की बैठक हुई। ब्राह्मण बैठक के ठीक अगले दिन, जिस दिन बवाल हुआ है, ठीक अगले दिन धोबी समाज के विधायकों की बैठक हुई है। और जब यह बैठक हुई है पीएन पाठक के यहाँ, तो 4 घंटे बाद सीधे फोन पहुंचा धर्मपाल सिंह संगठन मंत्री का और इसके बाद इनके सारे लोगों के मोबाइल चले गए फ्लाइट मोड पर। और तब बीएल संतोष को सीएम हाउस से फोन किया गया, बीएल संतोष ने संगठन को किया और तब पंकज चौधरी आगे आकर इस तरीके का बयान दिया। और उनके जो गुरु हैं रमापति राम त्रिपाठी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं प्रदेश के, सांसद भी रह चुके, उन्होंने इस बात को फिर डिट्टो किया और फिर ब्राह्मणों को चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। और लगातार ये बात कही जा रही कि नहीं, ये बैठक तो केवल तो सेफ्टी वॉल्व थियरी जो कांग्रेस के ऊपर भी लागू होती थी 1885 में जब कांग्रेस बनी, कि भाई जो नाराजगी लोगों में, भारतीयों में पनप रही है गोरों के अंग्रेजी राज के खिलाफ, एक प्रेशर कुकर
जो जिसमें गैस बनती दिखाई दे रही है, प्रेशर बनता दे, सेफ्टी वॉल्व एक इजाद की जाए। तो ये सेफ्टी वॉल्व बीजेपी के लिए सेफ्टी वॉल्व का काम कर रही है मायावती, ब्राह्मण कार्ड खेल कर। बिल्कुल सेफ्टी वॉल्व का, और उनकी एक हिस्ट्री है, ब्राह्मणों का एक एक्सपीरियंस है, और वो मतलब कोई इसको बिटवीन द लाइंस बोलता है, मैं इसको साफ बोलता हूं कि मायावती उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह ही काम कर रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के गत होने के बाद वो सक्रिय हुई है, और जहां तक ब्राह्मण लीडरशिप की बात है, मुझे लगता है एनडी तिवारी के बाद ब्राह्मण लीडरशिप यूपी में कोई आई ही नहीं है। और उसके बाद एक कमलापत त्रिपाठी हुआ करते थे जो एक ब्राह्मणों के लीडर थे। सतीश चंद्र मिश्रा सिर्फ अपनी पार्टी के हैं, जो अभी हाल में जो विकास दुबे मारा गया था, जिसने 8-9 पुलिस वाले मार दिए थे, उनको लेकर ब्राह्मणों का कार्ड वो खेल रहे थे। ये स्थिति है, और मायावती सिर्फ एक सेफ्टी वॉल का काम कर रही है। चाहे कोई भी मुद्दा होगा, बीजेपी उनका इस्तेमाल करने के लिए उनको एज ए कैटलिस्ट लाके सामने खड़ा कर चुकी है। और अवध और पूर्वांचल में, और इसीलिए मैंने 12 जिलों का वहां जिक्र किया, जहां 60 सीटें तो ऐसी हैं, 15% से ज्यादा आबादी है ब्राह्मणों की इन इलाकों में। और ये वही इलाका है अवध और पूर्वांचल का जहां 62 से जो 33 पर गिरी, सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं 2 इलाकों में हुआ बीजेपी को। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा नुकसान लगभग 160 सीटों के आसपास ऐसी आती है, लगभग 68 सीटें ऐसी आती है जिसमें ब्राह्मण पूरी तरह प्रभावित है या आंशिक प्रभाव डालता है हार जीत के अंतर में। इसको समेटना बहुत जरूरी है। हाँ, एक बात जरूर देखने को मिली, जैसे जनेश्वर मिश्र थे, वो ब्राह्मण नेता नहीं थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा थे। जैसे आजम खान एक मुस्लिम चेहरा समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन उसके बाद से कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं आता है। और ये ब्राह्मणों की जो 10% और जो आंकड़े बताते हैं करीबन 11% भी गिरते हैं यहाँ के ब्राह्मण वोट, उनको समेटने की एक कोशिश है। जिनको बीजेपी को ये लगता है कि वो फॉर ग्रांटेड है, वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इस बैठक करके उन्होंने साफ जता दिया है कि वो फॉर ग्रांटेड नहीं है। और एक बात आपको और बता दूं, ब्राह्मणों की बैठक लगातार हो रही है, लेकिन अब किसी फ्लैट में नहीं हो रही है। अब ये बैठक ये पिछला सवाल लीजिए, लगातार हमारे एक दर्शक हैं गिरीश, वो बड़ा एक अहम सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दलित वोट बैंक भी तो खिसक रहा है, तभी तो 13% पर आ गई मायावती। जाटव नॉन जाटव में अगर वो हम फर्क करें तो बीएसपी उसे वापस लेने के बजाय ब्राह्मण वोट बैंक को वापस लेने की कोशिश करती क्यों दिखाई दे रही है? पहले तो अपने परंपरागत वोट बैंक को साधे। देखिए, बीएसपी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी को वोटर्स ने नहीं छोड़ा है। बीएसपी खुद वोटर्स से दूर हो गई है, अपने आप को निष्क्रिय कर दिया है। ईडी, सीबीआई, दुनियादारी और ऊपर के इंस्ट्रक्शंस को लेकर अपने आप को साइडलाइन हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि उसका जो वोटर, जो मेन जाटव वोटर है, वो भी उससे कट के किनारे हो रहा है। हाँ, नॉन जाटव तो हो ही गया। लेकिन जिस तरीके से रैली हुई है मायावती की पिछले दिनों, उस रैली को देखकर आप फिर मानेंगे कि वैसी ही रैली है जो मायावती के स्टाइल की रैली है, और फिर हुई है वो रैली। तो मायावती के नाम अनुपम जो मनोज राजन त्रिपाठी कह रहे हैं, अपना एनडीए और खास बीजेपी जहां नुकसान की आशंका जाहिर कर रही है, मायावती को उसकी भरपाई के लिए लगा दिया है क्या? देखिए संदीप जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी और मुझे जो इसमें समझ में आया कि मायावती जी स्वयं एक मैसेज ब्राह्मणों को दे रही हैं कि ब्राह्मण किसी के बहकावे में ना आए। और ये सत्य है कि ब्राह्मण ने हर बार हर दल पर विश्वास किया और अपना वोट दिया। मैं आपकी बात सुन रहा था, मुझे उसमें सुनाई भी दिया, और मुझे पता है, एक मैं आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 13.8% है, और जो आप सीट कह रहे थे उसमें नहीं, वो तो अलग अलग। देखिए, मैं एक सेकंड अनुपम, क्योंकि जातिगत जनगणना हुई नहीं, ये आंकड़े हम, ये कयास है, 8 से 10% मानकर चलते हैं हम। मैं उसी हिसाब से आंकड़े दे रहा हूं। आप 13 कह रहे हैं, आप कह सकते हैं, मुझे उसमें ऐतराज नहीं है, पर कोई आधिकारिक आंकड़ा है ही नहीं दरअसल किसी के पास, ये सब अनुमान। मैं और जो सीटें, चलिए अब मैं सीट भी बताता, लेकिन आपने चूंकि बीच में कह दिया है तो मैं अब सीट पे जा रहा हूं। अगर मैं आपकी बात मान लूं तो करीब करीब मोटे मोटे 100 से 125 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मणों का वोट बहुत ही डिसाइसिव होता है। बिल्कुल सही। एक जो मुझे समझ में बात यहाँ आती है कि यदि ब्राह्मणों ने कोई बैठक की, विधायकों ने कोई बैठक की, तो ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि वो विधायक हैं, यदि वो एक स्थान पर बैठते हैं तो उसमें राजनीतिक विमर्श बहुत ही स्वाभाविक है।
अब उत्तर प्रदेश के अंदर ये नहीं, जरूर बैठे है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्रतिक्रिया जो आती है प्रदेश अध्यक्ष की, ये हमारी सोच और हमारी कार्यशैली के खिलाफ है। बाकी जगह भी तो जातियों की बैठकें हो रही हैं, समूहों की बैठक हो रही थी, यहां पर इन पर फटकार लगा दी जाती है। और वो बाकायदा मैं मनोज वही राजन त्रिपाठी जो जानकारी दे रहे हैं, फ्लाइट मोड पर कर दिए सबने अपने फोन, जब धर्मपाल जो उत्तर प्रदेश को संभालते हैं संगठन को, उनका वो वहां पर अप्रोच करते हैं विधायकों को। ये चीजें जुड़ती हैं। बात पूरी मुझे यदि आप बात कहने देंगे तो शायद वो सारी बातें मैं उसमें ला पाऊं। हाँ। मेरा यही कहना था, कई बार जो बैठक हुई हो सकता है उसका उतना निहितार्थ न होता, लेकिन प्रतिक्रिया ने उसको जरूर बड़ा कर दिया। अब बात इस बात की आती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है उसमें मुझे जितना लगता है कि ब्राह्मण सत्ता के लिए नहीं, भागीदारी और सम्मान के लिए उसमें छटपटाहट दिख रही, क्योंकि विगत कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ऐसे कई बैठकें हुई जिसमें मैं सौभाग्य से ब्राह्मण कुल से हूं तो मुझे जाने का अवसर मिला, जहां हमने ये बातें कुछ गौर की। और उत्तर प्रदेश मतलब की इसको मैं राजनीति बड़ी में सरल पिछले आसान काफी- भाषा में कहूं, एक वो मानस सा कुछ बन रहा है लोगों का मन कि भाई ये तो राजपूतों की बड़ी सुनवाई हो रही है, ठाकुरों की सरकार है, ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं होती। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मुझे अगर आप ये, मैं संदीप जी, मेरी एक गुजारिश है आपसे, यदि मुझे आप सेंटेंस पूरा करने देंगे तो शायद मैं पूरी बात जल्दी कह पाऊं। जब आप मुझे बीच में रोकेंगे तो फिर रह जाएगी बात और हम कहीं और पहुंच जाएंगे। हाँ। मैं अभी, जैसे आपने शुरुआत की मायावती जी की बात से, तो मैं वही जवाब दे रहा था कि ब्राह्मणों की उपयोगिता को उत्तर प्रदेश में कोई नकार नहीं सकता है। ये वही मायावती जी हैं, वही बहुजन समाज पार्टी है जिन्होंने तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जैसे स्लोगन्स दिए गए थे। ब्राह्मणों की उपयोगिता पता चलती है तो ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा हो गया। उसके बाद में हर राजनीतिक दल को यह समझ में आ गया कि ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हैसियत है। ब्राह्मणों के साथ एक समस्या ये है, जो आपके अभी एक साथी कह भी रहे थे, मैं सुन भी रहा था, कि इनमें एकजुटता का अभाव है अपने मुद्दों को लेकर। चूंकि ये शैक्षिक वर्ग है, शिक्षा दीक्षा में रमा हुआ है, तो ये उन जातिगत चर्निंग में नहीं जाता है। ब्राह्मणों को अगर एकीकृत करना है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका योगदान चाहिए तो वो विषय पर जाएंगे, मुद्दों पे जाएंगे। सुरेश शिक्षा पे मीणा जाएंगे, हैं हमारे दर्शक, राजस्थान वासी हैं, अनुपम, वो कह रहे हैं क्या बीएसपी का ब्राह्मण प्रेम भी बीजेपी का प्लान है? नहीं, बीजेपी का क्या प्लान होगा? बीएसपी ने, मायावती जी ने ब्राह्मणों को जितना छला है उतना किसी ने छला नहीं है। मायावती जी के कहने से ब्राह्मणों के मस्तिष्क पे कोई असर नहीं होगा। मायावती जी की पार्टी में, मायावती जी आज गिना दें अगर सतीश चंद्र मिश्र जी के अलावा एक ब्राह्मण उनके पास रुका हो? नहीं, मनोज राजन त्रिपाठी गिना रहे थे जो जितने नौकरशाह थे अहम पदों पर, ब्राह्मणों को जो उन्होंने पोस्ट किया, वो आज भी चर्चा का विषय है समाज में। ये बात कह रहे हैं मनोज राजन त्रिपाठी। मैं उनकी बात को बता दूं, उनकी राजनीतिक समझ कितनी मुझे नहीं पता है, लेकिन यही मायावती जी थी जब मुख्यमंत्री जी थी। मैं दो पहलू आपको बताऊंगा। जब ये जिलों का दौरा करती थी तो ये चिन्हित करती थी कि वो जिला जिसमें कि कोई ब्राह्मण का अगर कप्तान हो या ब्राह्मण कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, और वहां पर जा करके पब्लिक के सामने उसका ह्यूमिलिएशन किया करती थी मायावती जी। रिकॉर्डों में ये बात दर्ज है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इन ब्राह्मणों को देखो मैं जूते की नोक पे रखती हूँ। वो अपमान ब्राह्मण नहीं भूले हैं। दूसरा तथ्य मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मणों को लेकर के जितनी ज्यादा SC/ST एक्ट के अंतर्गत मायावती जी के समय में FIR दर्ज हुई, उतनी किसी भी शासन काल में नहीं हुई। ब्राह्मण आज भी नाराज है, ये बात आप मान रहे हैं? जी, ब्राह्मण आज भी नाराज है, आज भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश है। बहुजन समाज पार्टी तो इसकी ब्राह्मणों नहीं, की बात ही नहीं अब कर बहुजन सकती समाज पार्टी थोड़ा है, बीजेपी का राज है ना। अभी बीजेपी के मैं राज में BJP ब्राह्मण को मैं लगता है उसे BJP मान पे आ सम्मान मिल रहा है। मैंने आपसे क्या कहा कि ब्राह्मणों की कोई नाराजगी नहीं, लेकिन अपनी भागीदारी और सम्मान को लेकर के यदि आप कह रहे हैं उन्होंने कोई ऐसी बैठक की, तो भागीदारी और सम्मान को लेकर बात एकत्र वही हो है। वो सकते हैं। कान ऐसे पकड़िए या घुमाकर पकड़िए। तो सुरेंद्र राजपूत, ये राजनीतिक विमर्श जो ये चला है और यकायक ब्राह्मण जो धुरी बन रहे हैं, ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? संदीप भाई, एक बड़ा पुराना शेर है, वो कहता हूं कि शदीद इतना रहा कि इंतजार मुझे, और वक्त मिन्नतें करता रहा कि गुजार मुझे। चला मैं रुक के आवाज तक न दी उसने, और मैं दिल में कहता रहा कि पुकार मुझे। इस सारी शेर में सारी चीजें वो है। 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, उत्तर प्रदेश में हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया।
आपस में लड़ाने का काम किया, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाने का काम किया, ठाकुरों को ब्राह्मण से लड़ाने का काम किया, पिछड़ों को दलितों से लड़ाने का काम किया। यह हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपना वोट लेने के लिए, अपनी सुविधा की राजनीति के लिए इन्होंने यह काम किया। अब ब्राह्मण जब सुदामा से परशुराम बनने लग गया तो अब इनके पेट में दर्द हो गया। सच बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखिएगा कि हर वर्ग को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमें नहीं पता मायावती क्या कर रही, हमें नहीं पता कौन क्या कर रही है, लेकिन आज पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़ाने के अलावा अगर संयोजन का कोई काम कहीं किया हो, इन्होंने किया हो, तो अगर कहीं पर आप बताइए जो बात मंगलसूत्र कुछ हद तक मानी अनुपम मिश्रा ने कि भाई सम्मान और भागीदारी की बात हो रही है कि भाई ठाकुर राज का आरोप जो चस्पा लगातार होता दिखाई दे रहा है योगी सरकार पर, उसमें ब्राह्मण एक गेम चेंजर के तौर पर भी देखे जा रहे हैं और यहाँ नुकसान ना हो जाए। अब मनोज राजन कह रहे हैं इसीलिए क्या बीजेपी ने एक्टिवेट कर दिया है मायावती को? देखिए, मायावती को किसने एक्टिवेट किया? आज उनका जन्मदिन है, हम लोग बधाई देते हैं उनको, लेकिन एक बात तो सच है कि उनकी कोई ना कोई चाबी भारतीय जनता पार्टी से दबी हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कौमें हैं ये किसी के एक बयान से ना तो आती हैं ना तो जाती हैं। सच बात यह है कि इन कौमों के लिए पिछले 5 साल में जो नुकसान किए हैं उनको देखने की बात है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बाय एंड लार्ज एक ये मैसेज जरूर गया है कि अदर देन एक कौम, बाकी सारी कौमों का नुकसान किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और भले ही वो कौम की जगह कौम के नाम पर विधायकों का भी नुकसान किया हो। ये सारे के सारे जितने विधायक ब्राह्मण वहां पर बने थे, जो सब के सब दुर्वासा बने हुए थे, सारे के सारे परशुराम बने हुए थे, इन सबको सुदामा जी से भी नीचे की हैसियत बनाने की कोशिश कर रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने। वरना तो आप देखिए ना कि ठाकुरों की मीटिंग हो रही है, कोई बयान नहीं। जैसे अभी मनोज भाई ने कहा धोबियों की मीटिंग हो रही है, कोई बयान नहीं। कुर्मियों की मीटिंग विधायकों की हो रही है, कोई बयान नहीं। लेकिन सिर्फ ब्राह्मणों की मीटिंग हुई तो एक बयान आ गया। नहीं, तो अब इसमें ये इसको एक और साधने कड़ी की भी बात जुड़ती कर है रहे हैं क्या? या इनको दबाने की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं मतलब वो जी। नुकसान की भरपाई किसी भी रणनीति से किया जाए और ये नुकसान और बड़ा हो सकता है क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं वो ये कि उत्तर प्रदेश की कमान फिर से सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी एंट्री करेंगी। जैसे पहले भी की थी, वहाँ कमाल नहीं कर पाई, 2% वोट रह गया आपका उत्तर प्रदेश में। पर फिर से अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को वो जिम्मेदारी दी जाती है तो ब्राह्मण चेहरा तो है ही, तो उस तो आप एंट्री चेहरा क्यों? राहुल गांधी जी राहुल जी, मैं जवाब दूं? हाँ बोलिए। राहुल गांधी जी सीधे ब्राह्मण चेहरा है, प्रियंका गांधी जी ब्राह्मण चेहरा, अविनाश पांडे जी ब्राह्मण चेहरा, 3 बड़े लोगों को तो वहां पे प्रमोद तिवारी जी है, मोना मिश्रा जी हैं, ये सारी की सारी। लेकिन हम लोग सिर्फ जाति पर आधारित बात नहीं करते, हम लोग गांव-गांव जाते हैं, पांव-पांव जाते हैं, नगर-नगर जाते हैं, डगर-डगर जाते हैं। हम लोगों ने जो विकास काम किया, अब पंडित एनडी तिवारी के समय में आखिरी बड़ा शहर उत्तर प्रदेश का बना था वो नोएडा, जिसको बाकी सारे के सारे लोग बेच के खा रहे हैं। आपके सामने मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अगर कोई आदमी इसको गलत साबित कर दे तो कर दे, बता दे भाई मुझे। आखिरी उत्तर प्रदेश का लखनऊ में बड़ा कारखाना यहां पे लगा था टेल्को का, वो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के समय में लगा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से आप देखो कितने पीएसयूज बने थे, कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट बने थे। ये सारी की सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो एक जो कंक्लूसिव विजन है, इंक्लूसिव विजन है, वो हमारे साथ में है। वो सब लोगों के लिए, पंडितों के लिए भी, ठाकुरों के लिए, ठीक है। अबे दुबे, ये राजनीति कहने को सब कहते हैं जातियों की राजनीति हम नहीं करते, पर जातिगत राजनीति हो रही है, उसमें अहम धुरी ये ब्राह्मणों का बनना, ये क्या बता रहा है, क्या दर्शा रहा है? मेरी समझ तो ये है कि जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई और ब्राह्मण राजनीतिक तत्वों में जो असंतोष देखा जाता है उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो शक्ति संतुलन है जातियों का, उसमें किस जाति को सत्ता का कितना बड़ा हिस्सा मिलेगा, किसको नहीं मिला है, मिलना चाहिए, ये उसके लिए किया गया संघर्ष है।
ये इसके लिए संघर्ष नहीं है कि ब्राह्मण वोट बीजेपी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी के पास चले जाएंगे, बसपा के पास चले जाएंगे, सपा के पास चले जाएंगे या कांग्रेस के पास चले जाएंगे। 89% छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। हाँ, 10% वो भी जब कुल 2007 वोटर है तो उसका 89% बीजेपी को मिल रहा है। बिल्कुल 2007 में जब मायावती ने 16% ब्राह्मण वोट प्राप्त किए थे तब हालात दूसरे थे। आपने खुद भी अपने आंकड़ों में बताया कि उस वक्त भाजपा के पास केवल 35-36% ब्राह्मण वोट हुआ करते थे। आज बिल्कुल वक्त बदल चुका है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का जेबी वोट है और ब्राह्मण जब भाजपा के भीतर बैठे हुए जो अपनी मनोहार करवाना चाहते हैं, रूठ गए हैं, ये रूठा मंठी की राजनीति है। अच्छा। इसको आप कह सकते हैं, ये रूठा मंठी की राजनीति तो है। इसमें जो दखल दे रही है या इस खेल में छलांग जो मायावती ने लगाई है उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल बेकार है, उससे मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हूं। मायावती ने जो 16% ब्राह्मण वोट प्राप्त किए थे वो केवल ब्राह्मण ही नहीं, ऊंची जातियों के अन्य जातियों ने भी उस चुनाव में मायावती को वोट दिया था। उसकी वजह ये थी कि 3 साल तक मायावती ने बड़ी मेहनत की थी, जगह जगह मैत्री सम्मेलन करवाए थे, बनियों के साथ मैत्री, राजपूतों के साथ मैत्री, ब्राह्मणों के साथ मैत्री, कायस्थों के साथ मैत्री, इस तरह सब जगह करवाए थे। तो वो बहुजन से सर्वजन के ऊपर उनकी पार्टी, उनकी थीसिस बदल रही थी और उसमें उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। उस मेहनत का संचित परिणाम था 2007 की जीत। वो मेहनत दोबारा उन्होंने कभी की नहीं। उसके बाद से आप देख लीजिए लगातार। तो मतलब ब्राह्मणों के छिटकाव या ब्राह्मणों में असहजता ये अंदरूनी एक दिक्कत हो सकती है या एक दबाव की राजनीति हो सकती है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, आप ऐसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर की राजनीति है, इसीलिए मैं रूठा मंडी की राजनीति कहता हूं। देखिए, भाजपा ने, जहां तक नुमाइंदगी का सवाल है, ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी नुमाइंदगी दे रखी है। अब उनकी समस्या ये है कि किसी को भी नहीं सत्ता तो उस तरह से कोई नहीं भोग पा रहा है जिस तरह सत्ता भोगना चाहते हैं जिस तरीके से, तो उसके पर नाराजगियां हैं, वो नाराजगी दिखाई पड़ती है। लेकिन तो ये मतलब बीजेपी के अंदर खाने छोटी मोटी हलचल है, उससे ज्यादा बड़ी खबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण इस आने वाले साल में, अगले साल विधानसभा चुनाव है, कि एक अहम धुरी बनने वाला है राजनीतिक समीकरणों की उत्तर प्रदेश में। आखिरी सवाल, देखिए 2022 में भी बहुत जोर था कि ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं। क्या हुआ? ब्राह्मणों ने अंततः बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को 89% चुनाव में वोट दिया। तो वो मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मणों का वोट कहीं जाएगा, भाजपा के पास ही रहेगा। तो यहाँ पर अभय दुबे ये कह रहे हैं कि जो ये चल रहा है ये तो राजनीतिक दबाव चलते रहते हैं, हर कोई जितना मिल जाए दिल मांगे मोर की राजनीति है, या इसमें कुछ पैंतरा जो आजमा रही हैं मायावती वो खेल बना सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं। किसका बनाएंगी, किसका बिगाड़ेंगी, ये आने वाला वक्त बताने वाला है। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।